राजू सर के तरफ से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की इस कड़ी के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रूबेला और जर्मन मीजल्स। हमने रूबेला के बारे में पढ़ा कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म टोगा वायरस होता है जो आरएनए वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड उसका 14 टू 21 डेज था। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो था वो खुद कैसे रहते हैं, कैरियर स्टेज रूबेला में देखने को नहीं मिलती है। रूबेला को ही हमने जर्मन मीजल्स बोला था। और रूबेला का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है एयर ड्रॉपलेट था। कम्युनिकेबिलिटी पीरियड 1 वीक प्रायर टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम और 1 वीक आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रेस। रूबेला के सिंगल अटैक से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है, इसलिए सेकंड अटैक जो होता है वो बहुत रेयर होता है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल जो है वो रूबेला के प्रति ससेप्टेबल होती है और उसके चांसेस 40% हमने पढ़े। इन्फेंट ज्यादातर रूबेला से प्रोटेक्टेड होता है 4 से 6 महीने तक की उम्र में, इसलिए ज्यादातर 1 साल से छोटा बच्चा जिसको इन्फेंट कहते हैं उसमें रूबेला के प्रोटेक्शन का जो है कुछ भी काम में लेने का जरूरत नहीं है। मोस्ट वाइडली डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका हमने HAI पढ़ा, जिसको हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट के नाम से हमने जाना। रूबेला को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय वैक्सीनेशन। लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन वहाँ पे काम में लिया जाता है। डोज 0.5 ml सबक्यूटेनियस दिया जाता है। रूबेला वैक्सीन जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था और इन्फेंट को नहीं लगाते हैं। इन्फेंट को इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उसमें इम्यूनिटी होती है 1 साल तक। और प्रेगनेंसी में अगर हम लगा दें तो उस प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे में एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जिसको कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम कहते हैं। रूबेला के वैक्सीनेशन अगर किसी रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल को हुआ है तो उसको 3 महीने तक प्रेगनेंसी के अगेंस्ट एडवाइस देनी है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है उसको। जो वैक्सीनेशन इंडिया में किया जाता है उसमें प्रायोरिटी पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल ही रहती है। फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देते हैं 15 से 49 साल की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल। सेकंड प्रायोरिटी में सारे चिल्ड्रन को लगा सकते हैं जिनकी उम्र 1 साल से ज्यादा और 14 साल से कम हो। और थर्ड प्रायोरिटी रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं पर 1 साल के बाद में रूबेला लगाया जाता है। तो ये कुछ चीजें खास खास हमने रूबेला के बारे में पढ़ी। आज हम एक नया डिजीज लेके आए हैं और उसका नाम है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो ये डिजीज है, इस डिजीज के बारे में हम बात करें कि ये क्या होता है और किस तरीके से चलता है, तो बेसिकली ये बैक्टीरियल डिजीज है। अभी तक हम वायरल डिजीज पढ़ रहे थे लेकिन डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। है ना, ये सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कहलाता है ना। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम स्टेनिंग हम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। बैक्टीरियल डिजीज है डिप्थीरिया और पॉजिटिव है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म रहता है डिप्थीरिया का ऑर्गेनिज्म। डिप्थीरिया जो है इंडिया के अंदर एक एंडेमिक डिजीज है ना, है मानी जाती है। कैसी डिजीज है डिप्थीरिया? एंडेमिक। इंडिया के अंदर इसको एंडेमिक डिजीज जो है डिप्थीरिया को बोला जाता है। डिप्थीरिया इज एंडेमिक डिजीज इन इंडिया। हम तीन तरीके पढ़ते हैं, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। तो ये एंडेमिक डिजीज के अंदर आता है, पढ़ेंगे अपन इनको भी अलग से कम्युनिटी के अंदर। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें या इससे पहले हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 2 to 6 डेज, 2 से 6 दिन जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है डिप्थीरिया का। ये याद रखना आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? 2 to 6 डेज। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो केस खुद तो है ही, इसके अलावा कैरियर भी रहते हैं डिप्थीरिया के अंदर। जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो केस खुद तो है ही, इसके अलावा कैरियर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनते हैं। 95% टोटल डिजीज जो है उसका ट्रांसमिशन कैरियर के थ्रू होता है, 95%। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन डिप्थीरिया में कैरियर का ज्यादा रोल है यहाँ पे। कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ना, मोर इम्पोर्टेंट, है ना। दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मोर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपको कोई पूछे डिप्थीरिया में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए कैरियर, जबकि ऐसा उन वायरल डिजीज में नहीं था। 95% से ज्यादा केस जो है वो कैरियर के द्वारा फैलते हैं। नेजल कैरियर जो है वो ज्यादा डेंजरस है देन थ्रोट कैरियर। दो तरह के कैरियर होते हैं, तो ज्यादा डेंजरस कौन सा है? नेजल कैरियर। नेजल कैरियर नेजल रूट से, क्योंकि ड्रॉपलेट से फैलेगा, अभी हम पढ़ेंगे। तो नेजल कैरियर से ज्यादा फैलता है देन थ्रोट कैरियर।
ज्यादा डिप्थीरिया जो है कहाँ से किससे फैलता है, नेजल कैरियर से। अगली इंपॉर्टेंट बात, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ड्रॉपलेट से होता है ना, ड्रॉपलेट, नेजल कैरियर, ड्रॉपलेट ये मेन रूट है क्योंकि नेजल कैरियर कॉमन है। इसके अलावा डायरेक्टली क्यूटेनियस लीजन जो है, और फोमाइट्स, फोमाइट्स बोलते हैं वो सारे आर्टिकल्स जो यूज किए जाते हैं बाय पर्सन। तो इंस्ट्रूमेंट और स्किन के ऊपर पाए जाने वाले लीजन, उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन मेन कॉमन रूट यहाँ पे भी कौन सा है, ड्रॉपलेट, जैसा हमने बाकी वाले डिजीज में पढ़ा, क्योंकि नेजल कैरियर जो होता है वो डिप्थीरिया का ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो यहाँ पे भी ड्रॉपलेट जो है वो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है डिप्थीरिया के अंदर। बात करें हम पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की, तो 14 टू 28 डेज फ्रॉम ऑनसेट ऑफ सिम्टम से लेके लॉन्गर फॉर कैरियर, कैरियर के लिए लंबा होता है, डिजीज पर्सन के लिए ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो हम डिजीज होने के बाद की या इन्फेक्टेड होने के बाद की पीरियड की बात तो हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली, क्योंकि कैरियर में ये लंबा होता है, इन्फेक्टेड में थोड़ा कम होता है। लेकिन बीमारी होने के सिम्टम ऑनसेट होने के 14 से 28 दिन से लेके और कंटिन्यू ये रहता है, और कैरियर के अंदर इसकी जो कम्युनिकेबिलिटी है वो थोड़ी लॉन्गर रहती है। तो डिप्थीरिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज, एंडेमिक डिजीज, पॉजिटिव एजेंट इज द कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, ग्राम पॉजिटिव नॉन मोर्टल बैक्टीरिया, इंक्यूबेशन पीरियड इज द 2 to 6 days, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन केस और कैरियर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली ड्रॉपलेट, इसके अलावा डायरेक्टली फ्रॉम क्यूटेनियस लीजन और फोमाइट्स, नेजल कैरियर जो है वो ज्यादा रहता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो है वो 14 to 20 डेज का रहता है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ डिजीज, एंड थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है कैरियर स्टेज के अंदर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी डिप्थीरिया का। अगली बात करें इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सिक टेस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं डिप्थीरिया का। नाउ सिक टेस्ट जो है उसमें करते क्या है, तो ये एक इंट्राडर्मल टेस्ट है, इंट्राडर्मल रूट से हम लगाते हैं यहाँ पे टेस्ट डोज। तो इंट्राडर्मल टेस्ट है, इम्यूनिटी स्टेटस चेक करते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी चेक करते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है वो लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं, 0.2 ml डोज रहती है, दोनों आर्म्स के अंदर लगाते हैं, बाइलेटरल आर्म, दोनों हाथ के अंदर, फोर आर्म के ऊपर 0.2 ml डोज वाला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 0.2 ml सिक टेस्ट टॉक्सिन जो है वो टेस्ट आर्म के अंदर लगाते हैं। मान लो दो आर्म है, एक आर्म को हम टेस्ट आर्म कहते हैं जिसके अंदर हम टेस्ट करते हैं, और दूसरा जो आर्म रहता है उस आर्म को हम कंट्रोल आर्म कहते हैं ना। दूसरा आर्म जो होता है वो क्या रहता है, कंट्रोल, ये कंपेयर करने में मदद करता है। तो एक आर्म होता है टेस्ट आर्म, दूसरा होता है कंट्रोल आर्म। टेस्ट आर्म के अंदर हमने क्या किया, सिक टेस्ट टॉक्सिन जो है वो टेस्ट आर्म में लगाया, और उस कंट्रोल आर्म में हमने हीट इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन लगाया, है ना। तो दो तरह से लगाते हैं, सिक टेस्ट के लिए जो टॉक्सिन्स है वो लगाते हैं टेक्स्ट आर्म में, और कंट्रोल के अंदर हम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स लगाते हैं जिससे कोई रिएक्शन ना हो, ऐसा कंट्रोल आर्म में लगाते हैं। ये कंपेयर करने के लिए, तो कंट्रोल आर्म तो को हम नॉर्मल मानते हैं, और इसको कंट्रोल आर्म से हम कंपेयर करेंगे। तो दोनों फोर आर्म में इंटरडर्मल इनएक्टिवेट टॉक्सिन कंट्रोल आर्म में, और टॉक्सिन्स जो सिक टेस्ट के टॉक्सिन है वो टेस्ट आर्म में लगाएंगे। तो दो आर्म में, बाइलेटरल आर्म में 0.2 ml इंटरडर्मल हमने क्या लगाना है, डिप्थीरिया टॉक्सिन। लगाने के बाद में हम रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, दोनों ही आर्म में कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ, तब तो ये नेगेटिव था। ये पॉजिटिव कब है, जब इस टेस्ट आर्म के अंदर रेड फ्लश हो जाए, टेस्ट आर्म में क्या हो जाए, रेड फ्लश, ये तो हो जाए टेस्ट आर्म के अंदर, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तब तो ये नेगेटिव है। टेस्ट आर्म के अंदर क्या हो जाए, रेड फ्लश, और जो कंट्रोल आर्म है दूसरा वाला, इसमें नो रिएक्शन। अगर दोनों ही तरफ नो रिएक्शन थी, ये हमने पढ़ा अभी, तब तो रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है, नॉर्मल है। लेकिन रेड फ्लश है टेस्ट आर्म में और कंट्रोल आर्म में नो रिएक्टिव है, तो इस रिजल्ट को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, ये रिजल्ट पॉजिटिव कहलाता है। अगर इसमें रेड फ्लश है और जो है कंट्रोल आर्म है उसमें भी रेड फ्लश है, तो ये स्यूडो पॉजिटिव रिजल्ट माना जाता है। तो ये कोई सही नहीं है। तो ये एक्जेक्टली यही है कि टेस्ट आर्म नॉन रिएक्टिव, वो भी नॉन रिएक्टिव तब नेगेटिव, टेस्ट आर्म में रेड फ्लश है और कंट्रोल आर्म जो हमने काम में लिया वो नॉन रिएक्टिव है, तो हमने कंपेयर किया और रिजल्ट के पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है। सिक टेस्ट जो है वो नेगेटिव है अगर 0.03 यूनिट एंटीटॉक्सिन पर ml जो है ब्लड में अगर है, तो ये नेगेटिव है। इसको हम
दूसरे तरीके से चेक करते हैं उसको हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट कहते हैं। तो पहला टेस्ट हो गया सिक टेस्ट, 0.2 ml बाइलेटरल आर्म के अंदर हम लगाते हैं। इसे इसको अब रिप्लेस किया है एक टेस्ट ने जिसको हमने नाम देना है हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। क्या नाम दिया हमने इसको? हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, है ना। सिक टेस्ट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। नाउ हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है? हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट जो होता है ये ब्लड टेस्ट है और इसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं सीरम एंटीटॉक्सिन लेवल। इसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं सीरम एंटीटॉक्सिन लेवल। एंटीटॉक्सिन लेवल चेक करते हैं सीरम, और ये एंटीटॉक्सिन लेवल जो है वो मोर देन 0.03 ml, 0.03 सॉरी एमएल नहीं यूनिट्स अगर है इसकी वैल्यू एंटीटॉक्सिन पर एमएल के अंदर तो ब्लड के अंदर, तो ये रिजल्ट जो है वो नेगेटिव माना जाता है। क्या माना जाता है? नेगेटिव। हीमोग्लूटिनिन टेस्ट, इससे सीरम टेस्ट करते हैं, इसने सिक टेस्ट को रिप्लेस किया। सिक टेस्ट में तो इस तरीके से हम रेड फ्लश देखते थे, लेकिन इसमें जो है सीरम एंटी टॉक्सिन लेवल चेक करते हैं और 0.03 यूनिट्स पर एमएल से अगर ये ज्यादा है तो रिजल्ट जो है वो क्या माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। तो इस टेस्ट को हमने नाम दिया हिम एग्लूटिनिन टेस्ट। नाउ डिप्थीरिया के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन लगाते हैं, डीपीटी वैक्सीन। डिप्थीरिया का प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन लगाते हैं और वैक्सीन का नाम है डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन जो होता है वो किल्ड वैक्सीन है। कैसा वैक्सीन है? किल्ड वैक्सीन है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस दो डिजीज आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो है ये किल्ड वैक्सीन की कैटेगरी में आता है। कैसा कैसा वैक्सीन है? ये किल्ड वैक्सीन है। ए सेलुलर बेसिलाई वैक्सीन है जिसकी डोज 0.5 ml रहती है, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। वैक्सीनेशन शेड्यूल में आता है डेड 2.5 और 3.5, मतलब 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे, है ना। डेढ़ महीने के बच्चे में, 2.5 महीने और 3.5 महीने के बच्चे में इंट्रामस्कुलर, जो इन्फेंट एज है उसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए हम लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, है ना, जिसको वास्टस लैटरलिस मसल कहते हैं, उसमें हम लगाते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, वास्टस लैटरलिस मसल। आईएम इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं? वास्टस लैटरलिस मसल, वास्टस लैटरलिस वहां पे हम लगाते हैं इंट्रामस्कुलर 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे, वास्टस लैटरलिस लैटरलिस मसल, है ना। नाउ ये जो डीपीटी वैक्सीन है इसको 3 बार लगाने के बाद में इसकी बूस्टर डोज लगती है। बूस्टर डोज 16 टू 24 मंथ और 5 ईयर की एज पे लगती है, जिसमें पर्टुसिस यूज नहीं करते नॉर्मली और डीटी लगाते हैं, डिप्थीरिया और टिटनस। तो ये वैक्सीन का शेड्यूल रहता है, नॉर्मल वैक्सीनेशन शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया और किल्ड वैक्सीन की कैटेगरी में आता है। इस वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए इसका जो एडजुवेंट काम में लिया जाता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये यूज किया जाता है एज ए एडजुवेंट इन डीपीटी वैक्सीन। एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये काम में लिया जाता है एज ए एडजुवेंट इन डीपीटी वैक्सीन। अगली इंपॉर्टेंट बात, थायोमर्जाल। थायोमर्जल जो है वो यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव डीपीटी वैक्सीन में। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तो एडजुवेंट है और थायोमर्साल जो है वो प्रिजर्वेटिव है। किल्ड वैक्सीन है, 0.5 ml डोज है, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं 6, 10 और 14 वीक पे वास्टस लैटरल मसल में इन्फेंट में लगाते हैं, और इसके बाद में 16 से 24 महीने का बच्चे में बूस्टर डोज और 5 साल के बच्चे में बूस्टर डोज। ये डीपीटी का पूरा शेड्यूल रहता है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एडजुवेंट काम में लेते हैं, थायोमर्साल जो है वो प्रिजर्वेटिव काम में लेते हैं। स्टोरेज टेम्परेचर जो रहता है डीपीटी को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोरेज, कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है, और इसका स्टोरेज जो रहता है वो 2 से 8 डिग्री +2 टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। इसके अलावा डोज हमने अभी पढ़ी है 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे, ये 3 डोज लगती है, 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने के बच्चे में। उसके बाद में 2 बूस्टर डोज लगती है 16 से 24 महीना और 5 साल पे, ये लगती है बूस्टर डोज, इनको हम कहते हैं बूस्टर डोज। और डीटी काम में लेते हैं इसमें कॉमनली, क्योंकि पर्टुसिस इसके बाद में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है बच्चे में। तो इसमें डिप्थीरिया और टिटनस 2 काम में लिया जाता है, 6, 10 और 14 और 16 टू 24 मंथ और 5 ईयर, ये है बूस्टर डोज। तो डिप्थीरिया के बारे में हमने बात की, पॉजिटिव एजेंट कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, एंडेमिक डिजीज मानी जाती है डिप्थीरिया को इंडिया के अंदर। केस जो है उसके थ्रू या कैरियर के थ्रू ज्यादातर ये फैलता है। कैरियर जो है मोस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, 95% टोटल डिजीज जो है कैरियर से ट्रांसमिट होती है। नेजल कैरियर जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है।
इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 डेज का हमने पढ़ा, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रहता है मेनली, है ना। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 14 to 28 डेज फ्रॉम ऑनसेट ऑफ सिम्टम, और कैरियर में थोड़ा लॉन्गर रहता है, ये हमने पढ़ा है। और केस नेगेटिव कब हो जाता है कैरियर के अंदर, अगर हम 2 कल्चर नोज और थ्रोट से कराए और 24 घंटे के अंतराल में ये दोनों अगर नेगेटिव आते हैं, तब केस को नॉन कम्युनिकेबल कंसीडर किया जाता है, तब तक कैरियर जो है वो कम्युनिकेबल होता है। तो कैरियर की कम्युनिकेबिलिटी लॉन्गर होती है, और हम कल्चर से ही इसको कंफर्म करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट सिक टेस्ट होता है, इंट्राडर्मल टेस्ट लगाते हैं सिक टेस्ट में, 0.2 ml सिक टेस्ट टॉक्सिन एक आर्म में, और दूसरा कंट्रोल आर्म जो होता है उसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स लगाते हैं 0.2 ml। दोनों को कंपेयर करते हैं, तो अगर टेस्ट आर्म में रेड फ्लश हो और कंट्रोल आर्म में कोई रिएक्शन नहीं हो तो टेस्ट को पॉजिटिव मानते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट को रिप्लेस किया हीमोएग्लूटिनेशन टेस्ट के अंदर, जिसमें सीरम एंटीटॉक्सिन लेवल मेजर कर लेते हैं, और 0.03 यूनिट से एंटीटॉक्सिन पर एमएल से ज्यादा अगर लेवल है तो टेस्ट को नेगेटिव माना जाता है। रेड प्लस का मतलब टेस्ट का पॉजिटिव होना है, ये जरूर याद रखिएगा आप। और डीपीटी वैक्सीन काम में लेते हैं, जो कि किल्ड वैक्सीन है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं वास्टस लेटरलिस मसल के अंदर। एल्यूमिनियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एडजुवेंट के रूप में काम में लेते हैं। थायोमर्साल जो है प्रिजर्वेटिव काम में लेते हैं। स्टोरेज टेम्परेचर जो रहता है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और वैक्सीन लगाने का शेड्यूल है 6, 10 और 14, 1.5 और 3.5 महीना। और इसके बाद में 2 बूस्टर डोज है 16 to 24 मंथ और 5 ईयर की एज पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिजीज थी डिप्थीरिया। इसी तरह की कम्युनिकेबल डिजीज को समझने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले नए वीडियो का, और मैक्सिमम लोगों तक चैनल को पहुंचाने की जिम्मेदारी जरूर उठाएं। धन्यवाद। क्लास इज डिसमिस्ड।